नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम 6 फरवरी थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बिल्कुल 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चन बताऊंगा। जो भी क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल रियल हैं और यही क्वेश्चन आए हुए हैं, और इन्हीं का मैं बिल्कुल 100% आंसर आपको बताने वाला हूँ, जो बिल्कुल सही होगा। और इससे पहला वीडियो यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, उनको आपको SSC जीडी एग्जाम के रूप में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो सानिया मिर्जा जो का है जो संबंध किस खेल से है, तो टेनिस से संबंध है। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन आया था कि सानिया मिर्जा का संबंध है टेनिस से खेल से है और वे टेनिस खेलती हैं। ठीक है, इनके पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, सानिया मिर्जा है पूर्व विंबलडन डबल चैंपियनशिप। सानिया मिर्जा ने 2022 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। ओके, और वह 2005 में WTA सिंगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ओके, और इसके बारे में जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, उन्होंने महेश भूपति के साथ 2 ग्रैंड स्लैम 2019 और ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल और 2012 फ्रेंच ओपन मिक्स डबल भी जीते हैं। उन्होंने US और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीते हैं। ओके, इस सारे पॉइंट के बाद सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद करना, कोई भी पॉइंट आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि OBC के लिए आरक्षण के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो राइट आंसर था वो आपका था अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 की खंड 4 और इसका भी खंड 4। ठीक है, खंड 4, तो खंड 4 के अंतर्गत उनकी जो OBC समुदाय है उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस तरह से क्वेश्चनों का पूछा गया था। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 15 जो कहता है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट में कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। ठीक है, और इसका खंड 4 कहता है कि इन अनुच्छेद में या अनुच्छेद 29 के खंड 2 में कुछ भी राज्य को नागरिक की किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति तथा अन्य अनुसूचित जाति की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से रोका नहीं जाएगा। ओके, और अनुच्छेद 16 कहता है कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता के लिए बताता है कि अनुच्छेद 16 कहता है। और खंड 4 कहता है कि इस अनुच्छेद में भी किसी भी राज्य के किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिक के पक्ष में नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगा, जो राज्य की राय में या राज्य के अंतर्गत सेवा में पर्याप्त रूप में प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका आया था 1993 में भारत ने जो फुटबॉल मैच जीता था वह कहाँ आयोजित हुआ था। ठीक है, तो 1993 में फुटबॉल मैच जीता था वह कहाँ आयोजित हुआ था, तो वह आयोजित हुआ था लाहौर के पाकिस्तान में। ठीक है, उसमें लाहौर के पाकिस्तान हुआ था। ओके, और यह उसमें जो था भारत जीता था। ठीक है, और विजेता जो टीम थी वह थी श्रीलंका। ठीक है, दूसरे नंबर पे यदि हम देखें तो 1995 में एक हुआ था कोलंबिया में, कोलंबो में हुआ था। ठीक है, और इसमें जो था श्रीलंका जीता था, उसमें भारत हमारा विजेता था। उसके बाद में काठमांडू में एक हुआ था 1997 में। ठीक है, काठमांडू में हुआ था 1997, जिसमें जो विजेता टीम थी वो भारत थी और उपविजेता टीम थी वो मालदीव थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपका पूछा गया थी नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, तो हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है वो अनुच्छेद 36 से 50 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 के अंतर्गत वर्णित हैं और उन्हें अनुच्छेद 36 से 51 तक में शामिल किया गया है। DPSP प्रकृति में गैर बाध्यकारी हैं, जिनका अर्थ है कि वे अदालतों द्वारा उनके उल्लंघन के लिए लागू करने योग्य नहीं है। ओके, और ये सिद्धांत इस बात पर जोर देते हैं कि राज्य लोगों को आश्रय, भोजन, वस्त्र जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके उनके कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, और उन आदर्शों को दर्शाता है कि जिन्हें नीतियां बनाते और कानून बनाते समय राज्य को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि भारत के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंतिम निर्देशक तत्व है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि सांझी पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, तो सांझी पर्व आपका कहाँ मनाया जाता है। देखिए, दिल्ली में, हरियाणा में, ओके, कुरु प्रदेश में, ब्रज प्रदेश में, मालवा में, निमाड़ में, राजस्थान में, गुजरात में। इसी में से आपका कोई एक ऑप्शन होगा वो राइट होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर तो नहीं बताया है इसमें किस। ठीक है, जो भी आपके ऑप्शन में होगा आपने लगाया होगा, इनमें से एक भी राज्य यदि है तो उसी को आपको लगाना था। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, सांझी पर्व है, सांझी पर्व में देवी पूजा का मुख्य पर्व है और ये मुख्यतः नवरात्रि में मनाया जाता है। कई स्थानों पर यह भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक मनाया जाता है। हरियाणा, दिल्ली, कुरु प्रदेश, ब्रज प्रदेश,
मालवा, निमाड़, राजस्थान, गुजरात तथा अन्य कई इलाकों में भी मनाया जाने वाला यह त्योहार है। कई पर्व एक के उपरांत आते रहते हैं और इस सब स्थानों पर चमक दमक से उत्साह के साथ छाया रहता है। ठीक है। और पहले श्रद्धा पूजा होती है, फिर नवरात्रि में सांझी पर्व का आरंभ होता है और इसके साथ साथ रामलीला प्रस्तुति, अंत में भव्य झांकियां तथा फिर दशहरे का पर्व आता है। ठीक है। 16 दिन के अंत में अमावस्या को सांझ देवी को विदा किया जाता है। ठीक है। इसके साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बनते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि सांझी पर्व मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है और सांझी पर्व को माँ दुर्गा की पूजा के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। और सांझी पर्व घरों की दीवारों पर सांझी की मिट्टी, गाय के गोबर और दूसरी चीजों से आकर्षक प्रतिमा बनाई जाती है। ठीक है। सांझी की पूजा मुख्य रूप से महिलाएं और कुंवारी कन्याएं करती हैं। ओके। उस सांझी की पूजा के बाद भोग लगाया जाता है और लोकगीत गाए जाते हैं। ओके। दशहरे के दिन सांझी को विसर्जित कर दिया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया था वो आपका आता है कि सिम्बोसिस या सहजीवन की प्रक्रिया किससे संबंधित है। ठीक है। किससे संबंधित है, किस शाखा से है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था आपका। ठीक है। तो इसका जो संबंध है वो जीव विज्ञान और पारिस्थितिकी की शाखा से इसका संबंध है। ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन में लगाना था। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए सिम्बोसिस या सहजीव दो अलग अलग प्रजातियों के जीवों के बीच पारस्परिक रूप के लाभदायक संबंध है और इस संबंध में जीव एक दूसरे से मदद मिल लेते हैं और एक साथ काम करते हैं। ठीक है। जो सिम्बोसिस शब्द है इसे ग्रीक भाषा में दो शब्दों से मिलकर बना है। सिम का मतलब है कि साथ और बायोस का मतलब है जीवित। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया था वो आपका आया था अनुच्छेद। ठीक है। यानी कि कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो आपका था अनुच्छेद 39। ठीक है। समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है। सिंधु नदी को ऋग्वेद में क्या कहते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन आया था कि सिंधु नदी को ऋग्वेद में कहते हैं क्या कहते हैं। देखो ऋग्वेद के अनुसार सिंधु नदी को ऋग्वेद में सिंधु ही नाम दिया गया है। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर था वो सिंधु लगाना था आपको। ठीक है। इसलिए मैंने लगाया, उसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में देख लेते हैं। ऋग्वेद के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट कई क्वेश्चन आ चुके हैं और भी आने की संभावना है। देखिए ऋग्वेद में सिंधु नदी को सबसे महत्वपूर्ण नदी बताया गया है और ऋग्वेद में सिंधु नदी का जिक्र कई बार आता है। ठीक। सिंधु नदी को प्राचीन भारतीय संस्कृति में सिंधु ही कहा जाता है। तो सिंधु नदी को फारसियों के लिए हिंदू या हंडू शब्द कहा जाता था। ठीक है। सिंधु नदी को दोनों समुदायों ने सीमा नदी माना था। ओके। और सिंधु नदी में सिंधी को सिंगवी या शेर का मुंह कहा जाता था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए आया था वो आपका था किस भारतीय नृत्यांगना को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ओके। तो कौन नृत्यांगना है, उनका नाम तो है मुंगरा यामिनी कृष्ण मूर्ति। इनको देखिए तीनों पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों जो है पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। ठीक है। और देखिए इनके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय नृत्यांगना मृणाली यामिनी कृष्ण मूर्ति को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मानित किया जा चुका है। यामिनी कृष्ण मूर्ति भारतनाट्यम कुचिपुड़ी नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ठीक है। और साल 1968 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और साल 2001 में उन्हें पद्म भूषण से और साल 2016 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका तो आया था कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को संबोधित करते हैं। ठीक है। तो कौन से अधिकार मौलिक अधिकार को संबोधित करते हैं। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित थे और जिन्हें अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत शामिल किया गया है। ओके। ये आपको ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक इसकी आने की संभावना होती है रिपीट होने की। और बे अनुच्छेद उन मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता का प्रावधान करते हैं जिनका भारत के प्रत्येक नागरिक हकदार है, चाहे उनका धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान कुछ भी हो। ओके। भारतीय संविधान द्वारा गारंटी कुछ महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों से समानता का अधिकार है, बोलने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, संबंधित उपचारों का अधिकार भी इसमें शामिल है। कि मौलिक अधिकार अदालतों द्वारा लागू किए जाते हैं और उनका उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून या कार्रवाई को कानून की अदालतों में चुनौती दी जा सकती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका आया था कि वो आपका भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7 सिस्टर्स में न्यूनतम जनसंख्या किसकी है। ठीक है। 7 सिस्टर्स वाले राज्य में उनमें यदि देखी जाए तो न्यूनतम जनसंख्या तो मिजोरम की है। इसमें आपका राइट आंसर मिजोरम हो जाएगा। ठीक है। जिसने मैं लगाया था उसका करेक्ट आंसर है। और देखिए 7 सिस्टर के बारे में देख लेते हैं। तो ये 7 सिस्टर तो भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित 8 राज्य हैं जिनमें से 7 राज्य एक साथ 7 सिस्टर्स के रूप में जाने जाते हैं। उनमें कौन कौन से हैं देखिए। ये राज्य जो हैं वो आपके हैं असम है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश,
मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और एक आता है त्रिपुरा। ठीक है, ये सारे जो राज्य हैं सातोरा सेवन सिस्टर्स के अंतर्गत आते हैं। इन राज्यों में सभी राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है, और लेकिन सर्वनिम्न में सब में से जनसंख्या वाले सबसे निम्न जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो सिक्किम को छोड़कर मिजोरम की जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, मिजोरम की जनसंख्या है लगभग 11 लाख के आसपास है, जबकि अन्य राज्यों की जनसंख्या इससे अधिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया था मौर्य वंश से संबंधित था कि आया था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। इसी तरह से था या इससे थोड़ा बहुत चेंज होगा। ठीक है, यदि आपको जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए किस तरह से क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक इसी से रिलेटेड है। मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो उसमें आपका राइट आंसर था बृहद्रथ। ठीक है, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। और इसके मौर्य वंश के बारे में जान लेते हैं। तो मौर्य वंश जो था मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। ठीक है, ये जो बृहद्रथ था, बृहद्रथी की बह का मतलब बृहद्रथ। ठीक है, ये बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, जिसने 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बृहद्रथ की हत्या करके उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसने शुंग वंश साम्राज्य की स्थापना की थी। ओके, और बृहद्रथ शतधन्वंतरि का उत्तराधिकारी था, जिसने 195 से 187 ईस्वी पूर्व के बीच शासन किया था। ओके, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था, और इस राजवंश का भारतीय उपमहाद्वीप में 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व के बीच प्रभुत्व रहा या इसका शासन रहा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार है वो 50 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक था, जिसने इसे भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद सबसे बड़ी राजनीतिक सत्ता बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि जो था पंडित रविशंकर का संबंध किससे है। ठीक है, तो पंडित रविशंकर का संबंध है प्रसिद्ध सितार वादक हैं। ठीक है, प्रसिद्ध सितार वादक के रूप में जाना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार पूछा ही जाता है। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। हर पॉइंट को अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, पंडित रविशंकर भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। उन्होंने 20वीं शताब्दी के उत्तराधिकार में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध प्रतिपादक बन गए हैं। ओके, शंकर को 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया, और उन्होंने दरबारी संगीतकार अलाउद्दीन खान के अधीन सितार वादन को भी सीखने के लिए 1938 में नृत्य छोड़ दिया। ठीक है, शंकर ने अपने समकालीनों से अलग अलग शैली विकसित की और कर्नाटक संगीत की परंपरा के प्रभावों को भी शामिल किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला इनका क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन था। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध किससे, इस तरह से क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत चेंज ही हो सकता है। ठीक है, तो उसमें आपको जो राइट आंसर लगाना था वो आपको था खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति का जो संबंध है वो खाद्यान्न उत्पादन से है। ठीक है, हरित क्रांति की बात में यदि बात करें तो देखिए हरित क्रांति के जो जनक हैं वो एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, जो भारत के हैं। ठीक है, भारत के यदि रूप में देखें हैं तो एम एस स्वामीनाथन को, और विश्व के रूप में देखें तो नॉर्मन बोरलॉग को। ओके, HIV प्रोपेशन नॉर्मल बोरलॉग द्वारा विकसित किया गया था। जो हाइब्रिड होती है H/B, हाइब्रिड फसल, जो भी हाइब्रिड फसलें तैयार की गई तो वो हरित क्रांति से संबंधित आती है। ठीक है, इसकी गंतर थी। इसी क्रांति के बाद हाइब्रिड फसलों की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गॉड ने किया था, और नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ओके, और देखते हैं इनके पॉइंट देखिए, यह 1965 में शुरू किया है, जिससे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई और गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे उपयोगी सिद्ध हुआ है। ठीक है, गेहूं के उत्पादन के सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध, ये भी पॉइंट पूछा सकता कि जो हरित क्रांति है सबसे अधिक किसकी फसल के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो है इन्होंने गेहूं की फसल का इसमें सबसे अधिक उत्पादन बढ़ा था। ओके, और विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित स्थानों में से किसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो किसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, तो भीलवाड़ा को। राजस्थान का भीलवाड़ा जो क्षेत्र है उसको हम राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, जो भीलवाड़ा है राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, और भीलवाड़ा भारतीय राज्य राजस्थान में वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। इसे टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। ओके, और मुख्य कपड़ा उत्पादक पतलून में प्रयुक्त सिंथेटिक कृत्रिम कपड़ा है, और इसका उपयोग उद्योगपति श्री संपतमल लोढ़ा के स्वामित्व वाली मेवाड़ टेक्सटाइल मिल नामक कताई और बुनाई कंपनी के साथ हुई, जिसकी शुरुआत 1938 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य पूछा था,
तो सबसे अधिक जनसंख्या देखें तो सिक्किम राज्य की है, ठीक है। किस राज्य की? सबसे अधिक जनसंख्या सिक्किम राज्य की, ओके। और यदि सबसे अधिक पूछी जाए तो सबसे अधिक जो जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश की है, ओके। ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए सिक्किम जो है बांग्लादेश और भारतीय सिलीगुड़ी गलियारा के निकट स्थित है और यह भारत का सर्वाधिक न्यूनतम और दूसरा सबसे छोटा राज्य है जिसकी जनसंख्या 6.9 लाख है, ओके। सिक्किम भारत के पूर्व भाग में स्थित है जिसकी तिब्बत सीमाएं उत्तर पूर्व में भूटान और पश्चिम में नेपाल और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से लगती हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन था वो अनुच्छेद से संबंधित आए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे 2 या 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद एसएससी जीडी के लिए जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनके जो कार्य हैं उनको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। जैसे भाग 1 के अंतर्गत हमारा क्या है, संघ और उसका कार्यक्षेत्र है और अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। सभी की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे पर अनुच्छेद पर कर लेंगे। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या कहा गया थी, संसद नए राज्य बना सकती है और राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, ओके। देखिए भाग 3 में हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद, ठीक है, मौलिक अधिकार है भाग 3 में। और अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या है, कानून के समक्ष क्षमता, ठीक है। अनुच्छेद 15 के बारे में एक दिन चर्चा करें तो देखिए धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषेध कानून पारित करता है, ठीक है। और अनुच्छेद 16 हमारा कहता है कि सार्वजनिक रोजगार में अवसरों की समानता के लिए, ठीक है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है कि भाषण, अभिव्यक्ति, आवागमन आदि की स्वतंत्रता देता है हमको। और अनुच्छेद 21 हमारा क्या है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हमको देता है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 21 हमारा क्या कहता है कि ये कहता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 22 हमारा कहता है गिरफ्तारी और हिरासत के संबंध में ये अधिकार हमको देता है, ओके। अनुच्छेद 23 हमारा कहता है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। हमारा संविधान और हमारा अनुच्छेद 23 हमको ये बताता है, ओके। अगला अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 24 हमारा कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में फैक्ट्री में काम करने पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है, ओके। और अनुच्छेद 25 से 18 हमारा कहता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 25 से 28, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे एक एक अनुच्छेद को अच्छी तरह से याद कर लेना। देखिए अनुच्छेद 32 हमारा जो है 22 हमारा कहता है 33 हमारा कहता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, ठीक है। और इसे ही संविधान की आत्मा कहा गया है, ओके। अनुच्छेद 32 को अच्छी तरह से याद करना। देखो आ सकता है क्वेश्चन, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं, तो किस अनुच्छेद को, अनुच्छेद 32 को कहते हैं संविधान की आत्मा, ओके। और देखिए भाग 4 में क्या है, देखिए भाग 4 में हमारा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है भाग 4। और अनुच्छेद 39 जो है तो 39 ये हमारा कहता है निःशुल्क न्यायिक सहायता के लिए, ओके। और अनुच्छेद 44 हमारा कहता है समान नागरिक सहायता यूनियन सिविल कोड के बारे में वर्णन करता है, अनुच्छेद 44, ओके। और अनुच्छेद 4 भाग 4 एक का कहता है मौलिक कर्तव्यों के बारे में हमको बताता है, मौलिक कर्तव्यों को बढ़ाना, ठीक है, भाग 4 में। और अनुच्छेद 51 ये हमारा कहता है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के बारे में। अनुच्छेद 51 एक के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकता है, ठीक है। भाग 5 हमारा बताता है संघीय शासन के बारे में, इसका बढ़ाना है भाग 5 के अंतर्गत, ठीक है। और अनुच्छेद 72 के अंतर्गत हमारा राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति के बारे में वर्णन करता है। और अनुच्छेद 76 हमारा कहता है कि भारत का कोई एक महान्यायवादी होगा, ओके, अटॉर्नी जनरल होगा, उसके बारे में बढ़ा है अनुच्छेद 76 में। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाग 6 में क्या है, भारत राज्य सरकार के बारे में बढ़ा है भाग 6 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 161 कहता है कि राज्यपाल को क्षमादान देने की शक्ति है, ओके। और अनुच्छेद 65 कहता है राज्य का महाधिवक्ता, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए भाग 7 के अंतर्गत क्या आता है, संघ एवं राज्य के संबंध के बारे में इसमें चर्चा करी गई है, ठीक है, संघ और राज्य के संबंध के बारे में। और अनुच्छेद 280 हमारा कहता है वित्त आयोग का गठन, ओके। और भाग 9 में पंचायती राज के अंतर्गत आती है, भाग 9, ठीक है, बढ़ाना पंचायती राज का बढ़ाना भाग 9 में। और देखिए यदि पंचायत की बात करें, पंचायती राज व्यवस्था जो हमारी है अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ, ठीक है। देखो 243 ये होता है, ए से लेके 243 वो तक का हमारा तो पंचायती राज व्यवस्था आती है, ठीक है। और जो भाग 9 ए में हमारी नगर पालिका आती है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि अगला हमारे अनुच्छेद यदि 243 पी से देखें 243 जेड जी तक नगर पालिका से संबंधित प्रावधान का वर्णन है, ओके। और भाग 11 में विधायिका के अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में वर्णन करता है, ओके, ये भी बताता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाग 12 क्या है हमारा, वित्त, संपत्ति और अनुबंध एवं वाद विवाद के बारे में इसमें वर्णन किया है। भाग हमारा
भाग 12 में, ओके। और अनुच्छेद 301 क्या कहता है कि संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं रहा और ये एक वैधानिक अधिकार बन गया है, ओके। इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट देखिए भाग 14 हमारा कहता है कि सेवाएं और लोक सेवा आयोग के बारे में इसमें बढ़ाना है। भाग 14 के अंदर और अनुच्छेद 315 हमारा कहते हैं संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में इसमें बढ़ाना है, ठीक है। भाग जो 17 है हमारा, भाग 17 ये हमारा राजभाषा के बारे में बताता है हमको, ओके। और अनुच्छेद 343 से भारत की जो राजभाषा है, राजभाषा हिंदी होगी, ओके। राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा हिंदी होगी। नेक्स्ट देखते हैं ये अनुच्छेद 370 हमारा कहता है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, अब जो कि इससे निरस्त कर दिया गया है, ओके। और अनुच्छेद 395 हमारा कहता है भारतीय संविधान लागू होने पर भारत सरकार अधिनियम 1935 को समाप्त करना, ओके। इसके बारे में बढ़ाना है, ओके। यहीं तक आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जितनी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको हमने करा दी, जिनकी संभावना सर्वाधिक है। यहीं तक यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। यदि आपके पास कोई भी क्वेश्चन बचते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।